हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल्स। जिस इस क्लास 12th में हम 2 टाइप की अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। और क्लास 11th में हमने जो अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने पढ़ाई की थी, और वहाँ पर जो है हमने देखा था कि एक सोल ट्रेडर की सर्टेन लिमिटेशंस होती है और उन्हीं लिमिटेशंस को दूर करती है हमारी पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप जो है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के पर्पज़ से, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि कैसे हम बिज़नेस को चलाएंगे, क्या क्या हमारे राइट्स रहेंगे, क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ रहेगी, और कैसे अगर हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनका हम कैसे सेटलमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें एक एग्रीमेंट के तहत होती है। इनकी पार्टनरशिप जो एक रिलेशन है म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ का, और इसी को ध्यान में रखकर जो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग की जाती है, ताकि जो है ऑनेस्टी और एक्यूरेट और सुटेबल मैनर से, जो इक्विटेबल मैनर से पार्टनरशिप अकाउंट्स मेंटेन किए जा सकते हैं। और पार्टनरशिप अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए सर्टेन प्रोविज़न जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी दिए गए हैं, जहाँ पर जो है पार्टनरशिप की डेफिनेशन साथ में प्रोविज़न रिलेटेड टू द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म गिवन है। ओके, अब हम जब मैंने ये बताया कि आपको कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो हमारी पार्टनरशिप फर्म का जन्म होता है। ठीक है, अब जब हम अकाउंटिंग करेंगे तब हम पार्टनरशिप फर्म को जो है सेपरेट मानेंगे उनके पार्टनर से, यानी कि अकाउंटिंग पर्पस से जो है सेपरेट बिजनेस एंटिटी है पार्टनरशिप फर्म की, और लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर्स के बीच में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर फर्म जो है बैंकरप्ट होती है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से जो है फर्म के लॉसेस पूरे किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है डेफिनेशन, देखते हैं एक बार, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि ए पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो कि एग्री हुए हैं, एग्री मतलब एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में, टू शेयर द प्रॉफिट शेयर करने के लिए, जो कि बिजनेस उनके द्वारा चलाया जा रहा है या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल चलाया जा रहा है। इसके फीचर्स क्या क्या है? देखो, 2 या 2 से अधिक पर्सन रहेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 रहेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 रहेंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है गिवन है सेक्शन 464 इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में। ये आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है इस बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 जो है इस बारे में बात करता है, और इस यहाँ पर जो है मैक्सिमम नंबर, आज की डेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं 50। ओके, उसके बाद है पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट। ये मैंने आपको बताया कि एक एग्रीमेंट के तहत ही पार्टनरशिप का जन्म होता है, और इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द एग्रीमेंट नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी कि पहले एग्रीमेंट होगा तभी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगी, ना कि ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा। जैसे कि हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एग्जिस्टेंस में आती है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, नॉट बाय द एग्रीमेंट। यानी कि वहाँ पर अगर मेंबर जो है पार्टनर बनता है, यानी कि ऑनर बनता है, तो उसको जो है कोई एग्रीमेंट नहीं करना होता है। वो उस हिंदू सक्सेशन एक्ट में ऑलरेडी गिवन है इसके रिगार्डिंग कि जो है वो जन्म होते ही वो मेंबर बन जाएगा उस बिज़नेस का। ठीक है, तो कोई भी बच्चा जन्म लेते ही बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का क्या बन जाता है,
मेंबर बन जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में पहले एग्रीमेंट होगा, तभी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आएगी, नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट मोटिव, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बिजनेस का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने और आपने मिलकर जो है कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, जॉइंट प्रॉपर्टी, और मैं ये कहने लग जाऊँ कि फिर अब हमारी ये पार्टनरशिप फर्म शुरू हो गई, नहीं, वो हमारी पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगी। और बिजनेस का मतलब जैसा आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि कीप ऑन डूइंग सम एक्टिविटी फॉर अर्निंग द इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉफिट को कमाने के लिए रेगुलरली हम कोई काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बिज़नेस बोलते हैं। और बिज़नेस हमारा यहाँ पर लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं और आप मिलकर जो स्मगलिंग करने लग जाएं और हम कहें कि हमारी पार्टनरशिप फर्म है ये, ठीक है, तो वो इलवैलिड होगा। ठीक है, उसके बाद है बिज़नेस का मोटिव, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, यानी कि बिज़नेस जो है लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाना चाहिए, ना कि चैरिटेबल पर्पस से या सोशल वेलफेयर से। देन है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यही बात ध्यान रखने की बात है कि इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग ज़रूर होगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टनर मे नॉट पार्टिसिपेट इन लॉस, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी पार्टनर प्रॉफिट जरूर शेयर करते हैं। ठीक है, तो देर मे बी एग्री बिटवीन पार्टनर्स डेट वन और मोर ऑफ देम शैल नॉट बी लाइबल फॉर द लॉसेज, ऐसा उनके बीच में एग्रीमेंट हो सकता है कि एक या एक से अधिक पार्टनर जो है लॉसेज में लाइबल नहीं रहेंगे, ओनली प्रॉफिट में ही लाइबल रहेंगे। उस टाइप के पार्टनर्स को बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ठीक है, देन है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, यहाँ पर हर एक पार्टनर एजेंट और प्रिंसिपल दोनों होता है, यानी कि वो अपने काम के लिए भी दूसरों को बाउंड करता है, ठीक है, तब वो एजेंट कहलाता है, और जब दूसरे अपने काम के लिए उसको बाउंड करता है तब वो प्रिंसिपल कहलाते हैं। ठीक है, अब है यही बात इसने बोली गई है कि एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड अदर बाय हिज एक्ट, तब वो एजेंट है, और जब वो खुद दूसरों के एक्ट से बाउंड हो जाता है तो वो उस टाइम वो प्रिंसिपल बन जाता है। ओके, यानी कि एक ही पर्सन एक बार एजेंट भी बन सकता है और एक बार प्रिंसिपल भी बन सकता है। एजेंट कब बनेगा, जब वो अपने एक्ट से दूसरों को बाउंड करेगा, और प्रिंसिपल कब बनेगा वो खुद, जब वो दूसरों के एक्ट से खुद बाउंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने ये समझो कि अगर ए और बी पार्टनर है, तो बी ने अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके कोई लॉस कर लिया है तो उस लॉस के लिए ए भी उतना जो है भागीदार रहेगा। ठीक है, और जब ए ऐसा कर लेता है तो फिर बी भी रहेगा। फिर है बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ऐसा हो सकता है जैसे कि ए और बी है, और बी कहता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसे लगा सकता हूँ बिजनेस में, और बिजनेस को संभालना तुम्हें ही पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ ए और बी, दोनों के बिहाफ पे जो है ओनली मतलब ए ही काम संभाल रहा है, पूरे बिजनेस को देख रहा है मैनेजमेंट, और बी सिर्फ जो है साइलेंट है, स्लीपिंग पार्ट रहे हैं, सिर्फ वो जो है पैसे वैसे लगा रहा है। ठीक है, देन है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ये मैंने आपको अभी बताया था कि पार्टनरशिप फर्म का नो लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से नो सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है उसके मेंबर से। इसका मतलब ये है कि जब फर्म अगर बैंकक्रप्ट होगी तो सभी पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है राइट ऑफ पार्टनर्स, हर एक पार्टनर के क्या क्या राइट रहेंगे ये ध्यान रखना है। इसमें कई बार पूछ लेते हैं हम, ये थ्योरीज हम छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जाम में एमसीक्यू पेपर की यही खासियत होती है कि वो एक ही लाइन से क्वेश्चन बना देते हैं जो हम रीड ही नहीं करते। ऐसा बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये लाइन टू लाइन क्या रीडिंग करा रही है ये वो, ठीक है, लेकिन यही और ओवर कॉन्फिडेंस एग्जाम में मार देता है, क्योंकि वो एक ही लाइन से ही क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू में, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि राइट्स के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो हर एक पार्टनर्स के पास राइट होगा टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद द अदर पार्टनर इन द एग्रीड रेशो, एग्रीड रेशो यानी कि उनके बीच में जो एग्रीमेंट में हुआ है वो। ठीक है, उसके बाद एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर के पास ये भी राइट होगा कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्ट ले सके। ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए पार्ट ले सके। दूसरा है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस के मैटर से रिलेटेड हर एक पार्टनर को कंसल्ट
कंसल्ट किए जाने का राइट है। फोर्थ है कि हर एक पार्टनर का राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को चेक कर सकता है, उसकी कॉपी भी रख सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट की। हर एक पार्टनर के पास यह भी राइट है कि वो नए पार्टनर को डिसअलाउ भी कर सकता है। जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं करेंगे, कोई भी नए पार्टनर को जो है फर्म में एंटर नहीं किया जा सकता है। ओके, देन है एवरी पार्टनर इज़ द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी में हर एक पार्टनर जॉइंट ओनर रहेगा। उसके बाद है इफ़ पार्टनर हैज़ गिवन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है यानी कि कैपिटल के अलावा उन्होंने कोई अमाउंट दी है, तो उसके ऊपर पार्टनर को जो है इंटरेस्ट लेने का राइट रहेगा। या तो कोई पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ मेंशन होगी किस रेट से दिया जाएगा। अगर भी डीड में ये चीज़ें नहीं दी हैं, साइलेंट है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उसको जो है 6% पर एनम ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का अधिकार रहेगा। ओके, देन है हर एक पार्टनर को जो है अपने खुद के द्वारा खर्च किए गए एक्सपेंसेस फॉर द फर्म को वापस लेने का अधिकार है। यानी कि अगर कोई पार्टनर जो है अपने जेब से पैसे खर्च कर देता है फर्म के बिहाफ पर, तो फिर वो बाद में इंडेमनीफाइड कर लेगा फर्म से, यानी कि क्षतिपूर्ति कर लेगा उस चीज़ की। देन है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। हर एक पार्टनर के पास ये भी राइट है कि अगर वो फर्म को छोड़ना चाहे तो वो प्रॉपर नोटिस के साथ में फर्म से रिटायर हो सकता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पार्टनरशिप के मीनिंग और फीचर्स किए हैं और राइट्स किए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप आपको समझ में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और क्योंकि देखो मेरा मानना यहाँ कंसेप्ट क्लियरिटी देने का है। ठीक है, मैं इतनी टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आपको बहुत सारी पीपीटी वगैरह या फिर उस फॉर्म में पढ़ाऊँ। ठीक है, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।